तो बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अच्छा एक जो मैं चीज़ डिस्कस कर रहा था, तो वो ये थी कि बेसिकली बच्चे मेरे से यही सवाल करते हैं कि सर आपके ये वाले नोट्स और जो दूसरे नोट्स हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों नोट्स जो है वो एक ही जैसे हैं, दोनों में सेम सिमिलर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सही है। और ये बस फ़र्क ये है कि ये टाइप्ड हैं, वो मैं क्लास में यूज़ करता हूँ। बेसिकली क्लास में समझाने के लिए चीज़ें लिखना पड़ता है बोर्ड वगैरह पे समझाने के लिए अल्टरनेटिवली, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी इंटरेक्टिव होती है क्लास के अंदर, इसलिए मैं वो क्लास में नोट्स यूज़ करता हूँ। वैसे दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने याद करने के लिए चीज़ें, ठीक है। तो मैं पढ़ाने के लिए यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये टाइप्ड है ऑलरेडी, इसमें गलतियाँ वगैरह इतनी होती नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे एक और चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ दिस, सर ये तो चैप्टर 10 आ गया एकदम से चैप्टर 5 के बाद, तो बीच के चैप्टर कहाँ गए। तो भाई चैप्टर यूनिट, आपका जो बुक में यूनिट 1 है, 2, 3 और 4 और 5, ये एएस के चैप्टर हैं। फिर चैप्टर 6, 7, 8 और 9 ये आपके A2 के चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 2 आपका स्टार्ट होता है, तो यूनिट 2 स्टार्ट विद चैप्टर 10, 11 एंड 12, ये आपका एएस का है। फिर 13, 14, 15 एंड 16 ये आपका A2 का होता है। फिर यूनिट 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो दैट विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 17। तो बीच के जो ये नंबर्स गायब हैं वो ये इसलिए गायब हैं क्योंकि ये A2 के टॉपिक्स एडेड हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर इज बेसिकली चैप्टर नंबर 10। अगर आप कभी बुक को रेफर करेंगे तो आपको ये चैप्टर 10 ही मिलेगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन ये एएस का चैप्टर नंबर 6 है और ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है। खैर, तो दिस चैप्टर इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका एक बस का डिपार्टमेंट होता है क्योंकि ये यूनिट 2 है हमारा। तो यूनिट 2 में हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे। बेसिकली अब से जो हम जितने भी यूनिट्स पढ़ रहे होंगे उसमें एक ना एक हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे कि वो डिपार्टमेंट आखिर करता है क्या है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अभी जो हमारा यूनिट 2 है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपके बिजनेसेस के अंदर होते हैं, एंड दीज आर द strategic approach to the effective management of an organization workers so that they help the business gain a competitive advantage। इसका सिंपल मतलब यह है कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है आपका एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि ये इफेक्टिवली वर्कर्स को मैनेज कर सकें और वर्कर्स जो है वो इनको हेल्प कर सकें इन अचीविंग अ competitive एडवांटेज। जाहिर सी बात है, आप जब बिजनेस करते हैं तो आपके वर्कफोर्स आपका एक रिसोर्स होता है और आपके वर्कफोर्स को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कि आपका ये एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। कि थ्रू आउट द वर्कफोर्स, थ्रू आउट द बिजनेस जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं उन सबकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, आपकी एचआर डिपार्टमेंट की होती है। उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके एचआर डिपार्टमेंट की होती है। सो एचआर डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं या रोल्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट करता क्या क्या है। और फिर एक एक रोल जो है वो हम लोग कुछ एएस में डिस्कस करेंगे और कुछ रोल्स आपके A2 के उसके अंदर है। तो पर्पस एंड रोल्स ऑफ एचआरएम इज बेसिकली, सबसे पहले तो वर्कफोर्स प्लानिंग। एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो अपनी वर्कफोर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करे कि उसको कितने वर्कफोर्स की नीड है, क्या स्किल्स ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर। सो दैट इज डन थ्रू वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच द एचआर डिपार्टमेंट प्लान द फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स ऑफ द बिजनेस, कि फ्यूचर में वर्कर को बिजनेस को कितनी वर्कफोर्स की नीड है। सेकेंडली द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी एक प्रोसेस, एक फंक्शन है जो कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो करता है इम्प्लीमेंट। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस इज व्हेन दे हायर द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर्स की जो है वो नीड जो है वो बिजनेस के अंदर होती है और नए वर्कर्स जो है वो हायर हो रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर डेवलपिंग एम्प्लॉयज, सही है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करना भी जो है वो आपका बिजनेस का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो डेवलप करें, एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेन करें। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टास्क ऑफ योर एचआर डिपार्टमेंट। फिर फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एचआर डिपार्टमेंट का एक और काम होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दे। सही है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं आपके, कि बेसिकली ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप अपने वर्कर्स के साथ करते हो और वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना भी किसका काम होता है, आपके एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर इंश्योर दैट एचआरएम ऑपरेट्स अक्रॉस द बिजनेस। एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को जो है वो सिर्फ नहीं देखे, बल्कि अक्रॉस द बिजनेस जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबके एम्प्लॉयज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को देखे, सारे
डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करे, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाए। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर बढ़ाना भी किसका काम होता है? आपके HR डिपार्टमेंट का काम होता है। दैट इज टू मोटिवेट द वर्कर्स एंड इंक्रीज देयर वेलफेयर एज वेल, कि वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना, वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रखना, ये भी काम किसका होता है? आपके HR डिपार्टमेंट का होता है। देन इंसेंटिव सिस्टम डिज़ाइन करने का काम भी आपके HR डिपार्टमेंट का होता है। दैट इज दैट हाउ दे आर गोइंग टू पे द वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स को सैलरी मिलती है, किसी वर्कर्स को डिफरेंट टाइम बेस्ड वेज रेट मिलती है, किसी वर्कर्स को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो बेसिकली इंसेंटिव सिस्टम्स डिसाइड करने का काम भी आपका किसका होता है? HR डिपार्टमेंट का। देन वी हैव द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज बेसिकली मेजरिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो HR डिपार्टमेंट जो है वो हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी मेजर करती है। देर आर डिफरेंट वेज दे मेजर द परफॉर्मेंस, और हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बोनस वगैरह या सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ HR डिपार्टमेंट, कि ये सारे काम जो है वो आपका HRM जो है वो सर अंजाम देता है। तो एक एक करके ये सारे जो टास्क है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वर्कफोर्स प्लानिंग। तो वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होता है? वर्कफोर्स प्लानिंग इज एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड स्किल्स ऑफ दोज वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कि फ्यूचर में आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ वर्कर्स यू नीड, 100 वर्कर्स चाहिए, 10 वर्कर्स चाहिए, 50 वर्कर्स चाहिए, एंड द स्किल ऑफ दोज वर्कर्स, मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट के अंदर आपको कितने फ्यूचर में वेटर्स चाहिए होंगे, कितने शेफ्स चाहिए होंगे, कितने फ्लोर मैनेजर्स सुपरवाइजर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हो थ्रू वर्कफोर्स प्लानिंग, के फ्यूचर में आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स और कितने स्किल्स ऑफ दोज वर्कर्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर में कोई स्कूल की एक नई ब्रांच खोल रहे हो अपने, तो स्कूल की नई ब्रांच में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर्स चाहिए और कितने टीचर्स और कितना स्टाफ चाहिए होगा इन नंबर। सो दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यूजुअली वर्कफोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है थ्रू वर्कफोर्स ऑडिट। वर्कफोर्स ऑडिट इज बेसिकली व्हेन यू एनालाइज कि करंटली आपके पास जो है वो कितने वर्कर्स और कितने स्किल्स ऑफ वर्कर्स मौजूद हैं। तो करंटली आपके बिजनेस के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स और करंटली क्या वर्क किस स्किल के वर्कर्स आपके पास मौजूद हैं, उसको एनालाइज करने के लिए बिजनेस क्या करता है? वर्कफोर्स ऑडिट करता है। दैट इज कि वो आइडेंटिफाई करता है अभी एग्जिस्टिंग आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और कितनी स्किल्स ऑफ वर्कर्स मौजूद हैं। विद द रीजंस फॉर एंड द रोल ऑफ अ वर्कफोर्स प्लान। अब यूजुअली आप जो है वो वर्कफोर्स प्लानिंग क्यों करते हो? सही है, वर्कफोर्स प्लानिंग का रीजन ये है कि व्हाई डू यू नीड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपको फ्यूचर में ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की आपकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि आप देखते हो कि आपकी फोरकास्टेड डिमांड कितनी है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आपकी फोरकास्टेड डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो दैट मीन्स यू विल बी रिक्वायरिंग मोर नंबर ऑफ वर्कर्स टू सेल योर प्रोडक्ट्स, एंड इफ द फ्यूचर डिमांड इज डिक्रीजिंग देन यू नीड लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर द प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ स्टाफ, कि अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो फ्यूचर में आपको जो है वो शायद ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर करंट आपका प्रोडक्टिविटी जो लेवल है स्टाफ का वो कम है और फ्यूचर में आपको प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ स्टाफ बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपैंड द बिजनेस, तो फ्यूचर में उनको और ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दे विल बी ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, न्यू areas in new areas. तो for there they will be needing more number of workers. Whereas अगर बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, तो उसकी वजह से वो फिर वर्कर्स को कम वर्कर्स को रखेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा है। तो सैलरी वगैरह पे वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना नहीं चाह रहा, तो दैट इज वाई दे विल कीप लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी देखा जाता है। फिर थर्डली चेंजेस इन द लॉ रिगार्डिंग द वर्कर्स राइट्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वर्कर के जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कंट्री के अंदर वो चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले लेबर की मिनिमम वेज रेट कम थी तो आपने ज़्यादा लेबर रखा हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया और मिनिमम वेज रेट जो है वो कंट्री के अंदर बढ़ा दी। मिनिमम वेज रेट इज़ द मिनिमम वेज दैट यू हैव टू पे टू अ वर्कर। तो अगर मिनिमम वेज बढ़ जाती है तो अब एम्प्लॉय आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसिव हो जाएगा तो यू माइट प्रोबेबली कीप लेस नंबर ऑफ स्टाफ, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। तो उसकी वजह से फिर आप जो फ्यूचर में वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स रखोगे वो कम रखोगे। एंड ऑफ कोर्स द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म रेट। अगर लेबर बार बार छोड़ के जा रहा है या लेबर बहुत ज़्यादा छुट्टियां करता है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ होना चाहिए, जो कि उनकी छुट्टी अगर लेबर ने करी है तो उस दौरान वो मौजूद हो एक्स्ट्रा स्टाफ। या फिर अगर लेबर बार बार छोड़ के जा रहा है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ होना चाहिए कि दूसरा स्टाफ इज रेडी टू रिप्लेस द स्टाफ विच हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन।
So usually if the labor turnover and absenteeism rates are high, so that means you're going to hire more number of workers, and if the labor turnover and absenteeism rate is low, then you're going to keep lesser amount of workers. फिर स्किल्स ऑफ वर्कर्स आप कैसे डिटरमिन करते हो कि आपको कितनी स्किल्स ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है? सो द एचआर डिपार्टमेंट देखता है कि पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द इंडस्ट्री। अब जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का चेंज आएगा इंडस्ट्री के अंदर, उतना ज़्यादा आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा जो कि उस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानता हो। तो इफ देयर इज अ फास्ट पेस चेंज इन द टेक्नोलॉजी, सो यू माइट हैव टू हायर द वर्कर्स, और या तो अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स की आपको स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी इन दैट न्यू टेक्नोलॉजी। एंड सेकेंडली, द नीड फॉर फ्लेक्सिबल और मल्टी स्किल स्टाफ एज द बिजनेस ट्राइज टू अवॉइड एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन। आजकल के दौर में एम्प्लॉय कस्टमर्स को जो है वो हमेशा कस्टमर सर्विस चाहिए। तो कस्टमर सर्विस 24/7 प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल और मल्टी स्किल स्टाफ चाहिए, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर सकें, जो कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल हों। तो इस तरीके के वर्कर्स भी आपको जो है वो चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि आप अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सको। तो इस चीज़ को भी डिटर्मिन करने के लिए आपको जो है वो स्किल्स ऑफ वर्कर्स डिटर्मिन करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस को कितना मल्टी स्किल्ड वर्कर की नीड है। फिर उसके बाद लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट आता है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्कर्स लीविंग ए ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके एएस लेवल में बिल्कुल असेस होती है। तो द हाउ टू कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर के कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर छोड़ के जा रहे हैं? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग एनुअली डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो जितने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं डिवाइडेड बाय जितने वर्कर मौजूद हैं हायर किए थे आपने, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, बिजनेस ए, उसमें 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और 2,000 वर्कर जो है वो छोड़ के जा चुके हैं एनुअली इस साल। तो टोटल आपका जो वर्कर था वो था 10,000, और 2,000 वर्कर जो है वो आपका छोड़ के चला गया। सो दैट मीन्स कि आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो है 20%। सो दिस इज हाउ योर लेबर टर्नओवर रेट इज मेजर्ड। अब किसी कंट्री में ये किसी किसी बिजनेस में ये हाई होता है, किसी किसी बिजनेस में ये लो होता है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हाई लेबर टर्नओवर? दैट मींस कि अगर बहुत ज्यादा वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं आपके हर साल, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट? अब ज्यादा वर्कर छोड़ के जाएंगे तो ज्यादा वर्कर हायर भी करने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ विल बी मच हायर। Secondly, poor output levels and customer service due to staff vacancies before new recruits are appointed. आपके जाहिर सी बात है कस्टमर सर्विस खराब होगी, क्योंकि जो वर्कर छोड़ के गया है उसके फौरन ही तो ना आप रिप्लेस कर लोगे कोई वर्कर। जाहिर सी बात है उस पे टाइम लगेगा उस वर्कर को रिप्लेस करने में। तो उस टाइम के दौरान जो आपका कस्टमर सर्विस गिरेगी, सही है, जो आप स्टाफ आपके पास शॉर्ट होगा, और उस दौरान जो है वो आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो उस दौरान आपका कस्टमर जो है वो शायद आपके पास से चला जाए। Thirdly, difficult to establish loyalty and regular and familiar contact with customers. अब यूजुअली क्या होता है, जब कस्टमर्स, लेट्स सपोज आप किसी एक रेस्टोरेंट पे जो है वो ग्रेजुअली जाते हो, सही है, महीने में 3-4 मरतबा जाते हो, तो वहाँ के वेटर्स वगैरह आपको जानना शुरू कर देते हैं, और एक फेमिलियरिटी आपकी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट का लेबर टर्नओवर बहुत हाई होगा, तो आप हर बार जाओगे तो हर बार कोई नया वेटर आपको सर्व कर रहा होगा, नया वेटर आपसे ऑर्डर ले रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट नहीं होती, और फेमिलियर भी जो है वो कस्टमर फिर नहीं हो पाता उस रेस्टोरेंट की वजह से, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टाफ। एंड लास्टली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश टीम स्पिरिट। जितने भी वर्कर्स आपस में काम कर रहे हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट, टीम स्टैब्लिशमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, बिकॉज जहाँ टीम स्टैब्लिश होती है वहाँ कोई एक वर्कर निकल के चला जाता है, 2 वर्कर निकल के चले जाते हैं, 3-4 वर्कर निकल के चले जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि टीम स्पिरिट डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कि आपस में जो है वो वर्कर्स की टीम्स नहीं बन पाती। However, there are also potential benefits of higher labor turnover. Labor turnover के फायदे क्या हैं? Low skilled and less productive staff might be leaving and they could be replaced with more carefully selected staff. तो वो स्टाफ जो कि पहले ही नकारा था, जिसको काम करना नहीं आता था, वो स्टाफ जो कि बिल्कुल ही बेकार काम करता था, उनको जो है वो लोग जो है वो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। सेकेंडली, न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस आर ब्रॉट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बाय न्यू वर्कर्स। अब जाहिर सी बात है, जब आपका वर्कर छोड़ के जाएगा तो आप नए वर्कर्स हायर करोगे, तो वो नए वर्कर्स नए आइडियाज और नए तरीके लेकर आएंगे काम करने के बिजनेस के अंदर, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बेनिफिट। Thirdly, a business that plan to reduce the staff numbers anyway due to rationalization will find the high labor turnover will do this. Rationalization का मतलब होता है कि when you cut down the cost
और कटिंग डाउन द कॉस्ट में होता है कि आप वर्क लेबर को निकाल दो, लेबर को आप डिसमिस कर दो। तो वो बिजनेस जिसको रैशनलाइजेशन ऑलरेडी करनी थी, मतलब मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर अब हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, तो जब हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है तो आपको अब कम वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी आपको जो है वो कम वर्कर्स चाहिए थे, तो इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द वर्कर्स, वर्कर खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भी एक फायदा हो जाता है कि हाई लेबर टर्नओवर का, कि अगर आप ऑटोमेशन वगैरह लेकर आ रहे हो बिजनेस के अंदर और आपकी लेबर टर्नओवर हाई है, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कर जो है वो छोड़ के चला जाएगा और उसको रिप्लेस आप कर लोगे बाय द मशीनरी। सो दिस कैन ऑल्सो बी द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ हाई लेबर टर्नओवर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका और आपका ये फायदा होता है ऑफ हाई लेबर टर्नओवर टू द बिजनेस। सो दिस इज योर वर्कफोर्स प्लानिंग एंड लेबर टर्नओवर। फिर उसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, विच इज अनदर फंक्शन, अनदर टास्क दैट इज परफॉर्म बाय द एचआर डिपार्टमेंट। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर अ न्यू एम्प्लॉय, डिफाइनिंग द जॉब टू बी फिल्ड एंड द टाइप ऑफ पर्सन नीडेड टू फिल इट, एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स। बेसिकली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है कि जब आप जॉब डिफाइन करते हो, वैकेंसी आती है तो आप जॉब को डिफाइन करते हो और आप रोल्स डिफाइन करते हो और उस बंदे के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उन चीज़ों को डिफाइन करके एडवर्टाइज कर देते हो जॉब। वेयर एज सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट करके आपके पास जो कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सेज आते हैं, उन कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू करते हो, टेस्ट करते हो, उनका स्क्रीनिंग करते हो और उनको फिर सेलेक्ट करते हो उनमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये आपका डिफरेंस होता है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन विल बी नेसेसरी व्हेन द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग। जाहिर सी बात है, बिजनेस जब एक्सपेंशन कर रहा होता है तो उसको नए वर्कर्स की जरूरत होती है, तो तब उसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करनी होती है। एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब भी जो है वो आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभार पुराने एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ उनकी जगह आप पे लेकर आने पड़ते हैं, तो उसमें भी आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर रहे होते हो। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट में आपका आ जाता है एस्टैब्लिशिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ जॉब वैकेंसी एंड ड्राइंग अप द जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला स्टेज होता है जिसके अंदर आप के पास जॉब वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आती है तो आप क्या ड्रॉप करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन ड्रॉप करते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेडी कहते हैं, तो जेडी के अंदर सारे रोल्स एंड टास्क होते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर वो इस सीट पे आके बैठेगा तो वो क्या काम करेगा। Job description is a detailed list of the key points about the job to be filled, stating all its key tasks and responsibilities. तो job description में आपके सारे key tasks और responsibilities आइडेंटिफाइड होती हैं जो कि आपका एक वर्कर परफॉर्म करेगा। सेकेंडली स्टेज टू के अंदर ड्राइंग अप अ पर्सन स्पेसिफिकेशन। Now, drawing up a person specification means that it is a detailed list of qualities, skills, and qualification that a successful applicant will need to have. कि बेसिकली इस पर्सन स्पेसिफिकेशन के अंदर आप क्वालिटीज, स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो उस बंदे के अंदर होनी चाहिए, जो कि आएगा इस जॉब को फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक जॉब एडवर्टाइजमेंट में आप लिखते हो कि बंदा मास्टर्स होना चाहिए, बंदे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मास्टर्स उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, सही है। MS ऑफिस वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेल इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो वो स्किल्स हो गई। तो बेसिकली उसकी क्वालिटीज, स्किल्स, उसकी एकेडमिक्स, ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें हाईलाइट करते हो, विच इज नोन एज पर्सन स्पेसिफिकेशन, के पर्सन कैसा होना चाहिए। देन स्टेज थ्री इज यू प्रिपेयर अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। अब जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो या तो आप इंटरनली एडवर्टाइज कर रहे होते हो जॉब, इंटरनली मतलब नोटिस बोर्ड या इंटरनली ईमेल पे आपने अपने चला दिया, तो इंटरनली या तो आप जो है वो जॉब को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो या फिर आप एक्सटर्नली जॉब को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो दैट इज कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कह रहे होते हो कि हमें वर्कर हायर करके दो। तो यूजुअली इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या डिफरेंस होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट इज व्हेन यू हायर द वर्कर्स फ्रॉम विद इन द बिजनेस, एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज व्हेन यू हायर द वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो इन दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज दैट एप्लीकेंट्स में ऑलरेडी बी नोन टू द सिलेक्शन टीम। आप एम्प्लॉय को ऑलरेडी जानते होगे कि एम्प्लॉय के क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, तो आपको एम्प्लॉय का कोई ऐसा सिलेक्शन टेस्ट शायद ना करना पड़े। Secondly, applicants will already know how the organization and its internal methods work, so there is no need of induction training. तो एम्प्लॉयज को भी मालूम होगा कि बिजनेस कैसे चलती है, बिजनेस के काम कैसे होते हैं, बिजनेस में किस तरीके से जो है वो काम किए जा रहे होते हैं। सो एम्प्लॉयज विल ऑल्सो बी वेल अवेयर ऑफ द टास्क
एंड हाउ द बिजनेस विल परफॉर्म एंड हाउ द टास्क आर डन इन द बिजनेस। तो बेसिकली उसको भी इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं देनी होती। एंड इट इज ऑफर क्विकर देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ये काफी ज्यादा क्विकर होता है, काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि आप जल्दी से इंटरनली हायर करके बंदा बिठा लेते हो जॉब के अंदर। देन वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज व्हेन यू हायर द वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से बंदा लेकर आके आप बिठाते हो, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स विल ब्रिंग इन न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इनटू द बिजनेस। तो कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, कोई मल्टीनेशनल बिजनेस से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, तो वो वहाँ की प्रैक्टिसेस, वहाँ के आइडियाज आपके बिजनेस के अंदर लाके शेयर करेगा। Secondly, should be a wide choice of potential applicants. Usually external recruitment की तरफ आप जब जाते हो, so you have a wide variety of workers। मतलब आपके पास बहुत wide variety available होती है, और उन variety में से आप अच्छा worker select कर सकते हो। So usually you have a greater amount of candidates, potential candidates that you can select. And thirdly, it avoids resentment sometimes felt by existing staff if one of their colleagues is promoted above them. Usually क्या होता है, जैसे इंसानी फितरत है कि भाई जेलेसी और हेट्रेड होता है, कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई और आगे प्रमोट हो रहा है, तो वो क्यों प्रमोट हो रहा है, हम भी तो इक्वली चांस डिजर्व करते हैं। तो यूजुअली ये प्रमोशन अगर आप किसी एक की कर देते हो इंटरनल हायरिंग करके, लेट्स सपोज कोई मैनेजर की पोस्ट फारिग हुई, सही है, और मैनेजर की पोस्ट खाली हुई, तो उस पर आपने कोई इंटरनल बंदा लाके बिठा दिया, तो जो उस लेवल पे दूसरे एम्प्लॉयज होंगे ना, तो उनकी जेलेसी और हेटेड बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर मैनेजर के अगेंस्ट, और फिर शायद वो लोग उसको तंग करें और काम ना करें। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जब आप बाहर से बंदा लेकर आके बिठाते हो, तो अल्टीमेटली ये होता है कि बाहर से बंदा आ गया तो कोई आपस में इनकी जेलेसी और हेट्रेड नहीं होगा एम्प्लॉयज के। हाउएवर इसके अंदर ये भी डिसएडवांटेज होता है कि बाहर से अगर आप बंदा लाके बिठाते हो, तो वर्कर्स ये जरूर सोचेंगे कि यार हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि हम लोग इस जॉब को रिप्लेस करें, बाहर से बंदा लाके क्यों बिठा दिया। तो ये भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपस में एम्प्लॉयज की जो जेलेसी और रिसेंटमेंट और हेट्रेड नहीं होगा। देन आफ्टर एडवर्टाइजिंग द जॉब, वेदर यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज इंटरनली और एक्सटर्नली, फिर आपके पास आ जाती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन इज बेसिकली द कैंडिडेट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, और फिर आप जो है वो उस जॉब में से शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो। जाहिर सी बात है, आपके पास सीवी या रिज्यूमे रिसीव होती है, सही है, वो आके रिज्यूमे आपको देते हैं, रिसीव करते हैं। फिर जो बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट होता है आप उसको बुलाते हो, एंड आफ्टर दैट यू सेलेक्ट बिटवीन द एप्लीकेंट्स थ्रू इंटरव्यूज, रेफरेंसेस, टेस्टिंग एंड असेसमेंट सेंटर्स। इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंटरव्यूज आर बेसिकली जब आप बुला के, कोई पैनल बैठा हुआ होता है 4-5 लोगों का, जो टॉप के मैनेजर्स होते हैं, वो आके बंदे का इंटरव्यू लेते हैं। रेफरेंसेस की, किसी के रेफरेंस से अगर कोई बंदा आया है, तो वो आप उसका रेफरेंसेस पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो, जैसे गवर्नमेंट और जॉब्स वगैरह में ये बहुत होता है। फिर टेस्टिंग होती है, जैसे आप कोई टेस्टिंग, कोई उसको टास्क दे दो, कोई इंग्लिश मैथ्स का टेस्ट ले लो, जैसे टीचर्स वगैरह के जो हायरिंग होती है उसके अंदर उनके सब्जेक्ट के एक पास पेपर उनसे सॉल्व कराया जाता है, विच इज इन योर टेस्टिंग। फिर असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर्स आर बेसिकली कि आपके ये असेसमेंट सेंटर्स जो है वो ये दे आर स्पेसिफिकली मेड टू हायर द वर्कर्स। ये असेसमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपके वर्कर्स को जो है वो एक सर्टेन टास्क दिया जाता है, सही है, और या तो ग्रुप्स में टास्क करवाया जा रहा होता है, और उस असेसमेंट सेंटर में फिर उस वर्कर की जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही होती है, कि बेसिकली वो वर्कर्स जो है वो उनका क्या पोटेंशियल लेवल है। तो उनको कोई टास्क दिया जाता है, उनको कोई टीम वर्किंग में डाल के उनसे काम कराया जाता है, और उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा होता है। तो यूजुअली आईबीए वगैरह में जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं या आपका टेस्ट होता है, तो वहाँ पे एक ग्रुप टास्क भी होता है, सही है, तो वो उसको हम यूजुअली असेसमेंट सेंटर्स कहते हैं। तो यूजुअली आपके बिजनेस के खुद के असेसमेंट सेंटर्स बने हुए होते हैं, सही है, जैसे गूगल वगैरह में आप अगर हायरिंग दो, तो आपके असेसमेंट सेंटर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर वो आपको टीम्स में डाल के, सही है, कुछ सर्टेन टास्क देते हैं, और वो टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो डे 1, डे 2, डे 3, मतलब 3-4 दिन का एक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी आप लोग से करवा के, और फिर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को उसमें से सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे आप फॉलो अप कर रहे होते हो इन ऑर्डर टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट द वर्कर्स। फिर जाहिर सी बात है, जब आपने वर्कर्स को हायर कर लिया, तो जब वर्कर्स को रिक्रूट एंड सेलेक्ट कर लिया होता है आपने, तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो होता है एचआर का, वो होता है उन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देना। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने का मतलब यह है कि आप वर्कर को एक जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो, कि भाई हमने आपको हायर कर लिया है, और हम आपको इतने टाइम पीरियड तक अपने पास रखेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम आपके साथ कंटिन्यू
करेंगे और भी आगे। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग अ वर्कर्स जॉब। कि बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के, आप कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, क्या काम करोगे, कितनी सैलरी मिलेगी, सही है, सारी चीजें जो है वो आपकी इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो दीज इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ वर्कर्स जॉब। तो टिपिकल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक टिपिकल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई होती हैं? वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मेन टास्क, वो करेगा क्या, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, वर्किंग आवर्स क्या होंगे वर्कर्स के, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है, मतलब पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्किंग पे तो नहीं है, फिर हॉलीडे एंटाइटलमेंट, के कितने साल में कितनी छुट्टियां ये कर सकता है, एंड द नंबर ऑफ डेज दैट मस्ट बी गिवन टू अ वर्कर इफ दे वांट टू लीव, तो कितनी छुट्टियां ले सकता है साल में वर्कर। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मेंशन होती हैं, सही है। देयर इज अ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट और अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब आपका वर्कर जो है वो लेस देन 40 आवर्स अ वीक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो दैट इज अ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट। और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द वर्कर्स वर्क फॉर मोर देन 40 आवर्स अ वीक। जब 40 घंटे या 40 घंटे से ज्यादा अगर कोई वर्कर काम करते हैं, सो दैट इज नोन एज अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद है आपका रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। अब जब कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हो वर्कर्स को, तो निकालने का काम भी किसका होता है? आपके एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो रिडंडेंसी और डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है? डिसमिसल की अगर हम बात करें, तो डिसमिसल इज व्हेन यू आर बीइंग डिसमिस्ड और सैक्ड फ्रॉम अ जॉब ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस और ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। या तो आप इनकॉम्पिटेंट हो, मतलब आपका लेवल ही नहीं है इस जगह पे काम करने का, तो आपको निकाला जा रहा है, सही है। या फिर आपने जो है वो ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन करा है, मतलब आपने कोई रूल या रेगुलेशन जो आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, आपने वो रूल एंड रेगुलेशन तोड़ा है, और उसकी वजह से आपको डिसमिस करा जा रहा है। तो यूजुअली ये फेयर डिसमिसल ही होता है कि आप जब एम्प्लॉय की उसकी गलती पे उसको निकाल रहे होते हो। और यूजुअली जो फ्री एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो निकालने का जो ऑप्शन होता है ना, सबसे आखिर में रखती हैं। अगर एम्प्लॉयज इनकॉम्पिटेंट होते हैं ना, तो वो उनकी ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करते हैं, सही है, उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर तब भी एम्प्लॉय जो है वो सीख नहीं रहा, तब भी एम्प्लॉय इनकॉम्पिटेंट है, फिर एट द एंड आके उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी काम करवाने। और फिर उसके बाद अनफेयर डिसमिसल होता है। अनफेयर डिसमिसल इज एंडिंग अ वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ रीजन दैट लॉ रिगार्ड्स एज बीइंग अनफेयर। तो आपने, वर्कर ने आपसे बदतमीजी कर ली, वर्कर बहुत अच्छा है, काम अच्छा करता है, लेकिन उसने थोड़ी सी आपसे बदतमीजी कर ली, तो अब आपको ईगो पे लेगा और आपने उसको निकाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी होता है ना कि आप ईगो तरह पे, ऐसी बात है, लोग ही काम कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन इमोशंस उनके अंदर अटैच होते हैं। आप अगर किसी मैनेजर से बेहतर काम कर रहे हो, तो मैनेजर शायद इनसिक्योर हो जाएगा और वो आपको निकालने के पीछे पड़ जाएगा। तो इस तरीके के भी मैनेजर्स होते हैं। तो दीज आर यूजुअली नोन एज अनफेयर डिसमिसल्स, कि आप जब एम्प्लॉय को किसी डिस्क्रिमिनेशन पे, कि भाई आप हिंदू हो तो आपको निकाल दिया, आप मुसलमान हो तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, तो इन बेसिस पे निकाल देना, ठीक है। या आप मेल डोमिनेंट मैनेजर्स होते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ लड़कों को काम करना आता है, औरतें थोड़ी काम करती हैं, तो वो जितने भी फीमेल स्टाफ है उनको निकाल देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अनफेयर डिसमिसल। तो मतलब इस तरीके से अनफेयर डिसमिसल के, आप जो है वो वर्कर को किसी डिस्क्रिमिनेशन पे निकाल रहे हो, किसी डिस्क्रिमिनेशन और रेस, लीगल, कल्चर पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो मतलब जो है वो, अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जैसे उर्दू स्पीकिंग को अगर गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया ऑन द बेसिस के वो उर्दू स्पीकिंग है, तो ये कल्चरल आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो दीज आर नोन एज अनफेयर डिसमिसल्स। फिर आता है रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंसी इज व्हेन अ जॉब इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय डूइंग दिस जॉब बिकम्स अननेसेसरी थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। अब रिडंडेंसी होता है कि जब वर्कर को निकाल दिया जाता है, लेकिन वर्कर की एज सच कोई गलती नहीं होती, बट वर्कर की अब जॉब जो है वो खत्म हो चुकी है, मतलब कि वो जॉब अब इस ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, उसकी नीड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज पहले आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना हुआ था, सही है, लेकिन अब आपने जो है वो मार्केटिंग जो है वो आउटसोर्स कर दी। अब अगर आपने मार्केटिंग आउटसोर्स कर दी, तो जितना भी मार्केटिंग के अंडर एम्प्लॉयज हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिडंडेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स के अब क्योंकि आपने दूसरे एक एक्सटर्नल एजेंसी से आप मार्केटिंग करवा रहे हो, तो ये जितने भी एम्प्लॉयज जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? रिडंडेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि उनकी कोई गलती नहीं है, बट उनकी जॉब की अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो इसलिए हम उनको अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। तो यूजुअली ये या तो इनवॉलेंटरली होता है, जैसे कि आपने जो है वो अपने खर्चे बचाने के लिए डिपार्टमेंट बंद कर दिया, सही है, तो आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिया, तो लोग जो है वो वहाँ पे रिडंडेंट हो गए। या फिर ये वॉलेंटरली होता है कि एम्प्लॉयज खुद आके बोलते हैं कि सर यार, हमें लगता है कि हमारी जॉब जो है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रही है, सही है,
ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, मतलब वॉलंटरीली जब आते हो आप, जब आपको कहीं अच्छी नौकरी मिल रही होती है, तो आप बोलते हो कि यार सर मेरा शायद इस जगह पे काम नहीं है अब, तो आप मुझे जो है वो रिडंडेंट कर दें। सही है, मैं अपना नोटिस पीरियड पूरा करके इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। तो खुद से जो आके अगर आप वो रिडंडेंसी ले रहे हो क्योंकि आपकी शायद कहीं और अच्छी जॉब लग गई है, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ये जॉब छोड़ना चाह रहे हो, तो वॉलंटरीली भी जो है वो लोग आके रिडंडेंसी कर रहे होते हैं। तो दिस इज रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। तो रिडंडेंट और डिसमिस करना किसका काम होता है? आपके एचआर डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट का एक और काम होता है, दैट इज द स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर। स्टाफ मोरल और वेलफेयर को भी बढ़ाने का काम किसका होता है? आपके एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, विच इज मोटिवेशन। तो एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड बूस्टिंग देयर मोरल सो दैट दे वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें, वर्कर्स जो होते हैं, सही है, वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मोटिवेटेड रखना काफी ज्यादा जरूरी होती है। मतलब दे शुड बी कीप ऑन बीइंग मोटिवेटेड, उनकी मोटिवेशन जो है वो करते रहना चाहिए, उनको जो है वो मोटिवेटेड रखना चाहिए, ताकि वर्कर्स जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो यूजुअली एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग द वर्कर्स एंड मेकिंग श्योर दैट द वर्कर्स अचीव देयर टारगेट्स। तो यूजुअली आप वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय अप्रेजल करते हो। एम्प्लॉय अप्रेजल क्या होता है? एम्प्लॉय अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एम्प्लॉय जज्ड अगेंस्ट द प्रीसेट ऑब्जेक्टिव्स। आप हर साल एम्प्लॉयज को या हर महीने या बाय मंथली जो है वो ऑब्जेक्टिव्स दे रहे होते हो, और एम्प्लॉयज अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं ऑन टाइम, तो दैट मीन्स एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड। और फिर अगर एम्प्लॉयज अचीव नहीं कर पाते, दैट मीन्स द एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड, और उनको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी फिर किसकी होती है? आपकी एचआर डिपार्टमेंट की। देन देयर इज आल्सो अ कांसेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस व्हिच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय या स्टाफ वेलफेयर। यूजुअली क्या होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो इस तरीके से डीलिंग हो रही होती है कि बेसिकली एम्प्लॉय को ना गधा समझा जाता है, और वो एम्प्लॉय से इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि एम्प्लॉय जो है, सही है, वो अपनी पर्सनल जिंदगी जो है वो भूल जाता है। जैसे बैंक्स में मेरे काफी दोस्त काम कर रहे हैं, तो बैंक में आप जाते तो हो 9 बजे, लेकिन वापस आने का टाइम जो है वो होता ही नहीं है। मतलब वापस आप जो है वो रात के 10 बजे 11 बजे आ रहे हो। सही है, तो अब जब एक बंदा सुबह 9 बजे से गया हुआ है और वो 12-14 घंटे की ड्यूटी कर कर आ रहा है, तो क्या वो घर पे आके फैमिली को टाइम देगा, और क्या वो घर वालों से बात करेगा? वो तो बस घर आके खाना खा के सोएगा ही। ठीक है। तो यूजुअली बिजनेसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो वर्कर्स को वर्क लाइफ बैलेंस दे, कि वो वर्कर को सिर्फ इतना ही काम दे। मतलब ये नहीं है कि दो बंदों का काम आप एक बंदे से करवा रहे हो। सही है, तो गलत है ना। आप दो बंदों का काम दो बंदों से ही कराओ, और वर्कर को इतना काम दो कि वो वर्कर उसी वर्किंग आवर में वो काम कंप्लीट करके घर जाके सुकून की जिंदगी जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ जी सके। सो वर्क लाइफ situation where employees are able to give the right amount of time and effort to work and to their personal life outside, for example to family and other interest। देखिए आजकल के दौर में स्ट्रेस डिप्रेशन इनसे काफी ज्यादा जो है वो मौतें हो रही हैं, आपकी लोग मर रहे हैं स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, हर चीज से। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, सही है, पहले के ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पहले जो है वो इतना ही जो है वो काम कराया जाता है, लेकिन आजकल इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सही है, ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सही है, वो वर्क लाइफ बैलेंस पे काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान से अगर हम बाहर जाएंगे, पाकिस्तान में अभी भी वही सेठिया कल्चर एक इस्तेमाल हो रहा होता है कि भाई आपको हमने अगर नौकरी पे रखा है तो हमने आपको खरीद लिया है, तो ये हम आपको जितना काम कराएंगे आपने वो काम करना ही करना है। आप मना करोगे काम का तो आपकी थ्रेट होती है हमेशा कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इंसान जो है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो काम कर रहा होता है, सही है, लेकिन अगेन ये कल्चर जो है वो बाहर के ममालिक में जो है वो काफी ज्यादा खत्म हो गया है। दे नो दैट द पीपल, द एम्प्लॉयज, दे नीड टू रिलैक्स। सही है, अगर वो रिलैक्स करके काम करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ये नहीं है कि रात को 12 बजे जा रहे हैं घर से, ऑफिस से एम्प्लॉय, और फिर सुबह दोबारा आके कर रहे हैं। मतलब जापान वगैरह, चाइना वगैरह में जो है वो काफी ज्यादा काम होता है। सही है, लेकिन वहाँ पे जो है वो ख्याल भी रखा जाता है। सही है, कि आपके एम्प्लॉयज से ख्याल भी रखा जा रहा है, एम्प्लॉयज को जो है वो प्रॉपर जो है वो अगर वो लेट हो जाता है काम से, तो प्रॉपर उसको ऑफिस में ही रहने की जगह हर चीज दी जा रही है। तो अगर एम्प्लॉय खुद से ज्यादा काम कर रहे हैं वॉलंटरली, दैट्स ओके, सही है, लेकिन अगर, और तो उसका आपको ओवर टाइम जरूर देना है, लेकिन अगर एम्प्लॉय जाना चाह रहा है घर और आपने उसको जबरदस्ती रोका हुआ है, फिर दैट इज नॉट करेक्ट। उसके लिए आपको फिर उसको वर्क लाइफ बैलेंस देना जरूरी है। सो यूजुअली द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू गिव अ वर्क लाइफ बैलेंस टू द वर्कर। आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो? फ्लेक्सिबल वर्किंग।
फ्लेक्सिबल वर्किंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय बीमार है, सही है, कोई मसला नहीं है, आप जो है वो कम घंटे के लिए आ जाओ, फिर चले जाना, फिर अगले दिन कोई दूसरे दिन पे आप ज्यादा घंटे दे देना काम के, कोई मसला नहीं है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग, आप जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो स्टाफ को कि इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट्स ओके, यू कैन गो होम, रिलैक्स, चिल करो, कोई मसला नहीं है, काम होता रहेगा, आप जो है वो आप जब ठीक हो जाओ फिर आ जाना। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब फ्लेक्सिबिलिटी देते हो वर्कर को, तो वर्कर मोटिवेट होता है कि हाँ यार चलो इनको मेरा ख्याल है, तो अब जब मैं ठीक होके आऊंगा तो मैं इनके लिए ज्यादा काम करूंगा। टेलीवर्किंग, टेलीवर्किंग इज वर्क फ्रॉम होम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि भाई आपका आने का दिल नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, घर बैठो, लैपटॉप खोलो, घर से काम करना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। तो पाकिस्तान में भी ऐसी, कराची में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क फ्रॉम होम टेली वर्किंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो अब वर्क फ्रॉम होम मतलब ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जा रहा है, वो तो उसकी ब्रांचेस काफ़ी कम हो गई हैं, और ज़्यादातर जो जो स्टाफ है वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा होता है। तो दिस इज नोन एज टेली वर्किंग। फिर जॉब शेयरिंग, जॉब शेयरिंग से भी आप वर्क लाइफ बैलेंस देते हो कि अगर एक पर्टिकुलर जॉब का बहुत ज़्यादा काम है, सही है, तो आप क्या करो, एक बंदे के बजाय दो बंदे उस जॉब पे रख लो, ताकि दो बंदों के बीच में आपस में शेयर होगा काम, तो जो है वो काम का बर्डन एक बंदे पे कम पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। So this is also responsibility of the HR department to give work-life balance to the employees. Then again, diversity of आपकी जो welfare और मोरल, स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर में एक और चीज आती है, दैट इज द इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी। इक्वालिटी पॉलिसी क्या होती है, जब आप हर किसी के साथ जो है वो एक इक्वल तरीके का जो है वो बर्ताव रखते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग मिल रही है तो सबको ट्रेनिंग मिल रही है, सही है, एवरीवन इज बीइंग ट्रेन। बोनस मिल रहा है तो सबको बोनस मिल रहा है, एवरीवन इज गेटिंग बोनस। इंक्रीमेंट मिल रहा है तो सबको इंक्रीमेंट मिल रहा है, एवरीवन इज गेटिंग हायर सैलरी। सो इट इज बेसिकली कि आप जब एक फ्री एंड फेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हो, सही है, और आप हर किसी को उसकी परफॉर्मेंस पे बोनसेस भी दे रहे होते हो, कोई उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांसेस मिल रहे होते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इक्वालिटी पॉलिसी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर डाइवर्सिटी पॉलिसी क्या होती है, डाइवर्सिटी पॉलिसी इसके बहुत दफ़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सही है, वो मल्टीनेशनल्स होती हैं, राइट, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्कर्स रख रहे होते हो, और उन वर्कर्स के साथ आपको डाइवर्स कल्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस एम्ड एट क्रिएटिंग अ मिक्स वर्कफोर्स एंड प्लेसिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑन डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वर्कफोर्स में हिंदू भी काम कर रहे हैं, मुसलमान भी काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को जो है वो उनके फेस्टिवल्स पे आप छुट्टी देते हो, मुसलमानों को रमज़ानों में और ईद पे जो है वो उनके फेस्टिवल्स में छुट्टियां देते हो, क्रिश्चियंस को उनके फेस्टिवल्स पे छुट्टियां देते हो। तो दैट इज बेसिकली डाइवर्सिटी पॉलिसी, कि आपके पास अगर डाइवर्स वर्कफोर्स है, एक डाइवर्स कल्चर है, तो उसके अंदर जैसे बाहर के ममालिक में आप देखें कि बाहर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक डाइवर्स कल्चर ही फॉलो हो रहा होता है। बेसिकली आपके इंडियंस भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी काम कर रहे होते हैं, फिलिपीनी भी काम कर रहे होते हैं, श्रीलंकन भी काम कर रहे होते हैं। सो यूजुअली यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एथेंसिटी, डिफरेंट कल्चर्स, तो उनके साथ आपको एक डाइवर्स पॉलिसी इस्तेमाल करनी पड़ती है। या अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयज आपके पास होते हैं, तो उनके साथ भी आपको डाइवर्स कल्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यूजुअली मल्टीनेशनल बिजनेसेस वगैरह दे यूज डाइवर्सिटी पॉलिसी, दैट इज के वो हर किसी को उसके कल्चर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, उसके रिलीजन के हिसाब से ट्रीट करते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो अ फेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द business. So these are the three things that you have to discuss in staff morale and welfare, that is employee appraisal के employee की skills को assess करके उनको performance अच्छी, उनको grade देना, उनकी performance के हिसाब से उनको bonus देना, work life balance देना employees को, और equality और diversity policies को implement करना business के अंदर। So these are your responsibility of the HR department. फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज। एचआर का एक और काम होता है, दैट इज टू ट्रेन द एम्प्लॉयज एंड डेवलप देयर स्किल्स। तो ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज सिंपली द वर्क रिलेटेड एजुकेशन टू इंक्रीज द वर्कफोर्स स्किल्स एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली वर्कफोर्स की स्किल्स और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो वर्क रिलेटेड एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो वर्कर्स को, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में तीन ट्रेनिंग्स आती हैं आपकी। इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग इज एन इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फेमिलराइज द न्यू रिक्रूट्स विद द सिस्टम्स यूज्ड इन द बिजनेस एंड द लेआउट ऑफ द बिजनेस साइट। फॉर एग्जांपल, एक नया एम्प्लॉय आता है, उस नए एम्प्लॉय को आप अपने बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर जो आप चलाते हो वो सॉफ्टवेयर चलाना सिखा रहे हो, कि भाई ये जो है वो हम आपकी अटेंडेंस यहाँ मार्क होगी आपको। जैसे सपोज मैं, अगर मैंने बीकन हाउस ज्वाइन किया, तो बीकन हाउस में एक सॉफ्टवेयर
इस्तेमाल होता है बीम्स। तो वो बीम्स जो है वो मुझे सिखाया गया। तो दैट वाज माय इंडक्शन ट्रेनिंग, कि बेसिकली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो मुझे आके ये काम सिखा रहे हैं कि भाई ये जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये लोग जो हैं वो ये मैनेजमेंट से मिलवाते हैं, दूसरे एम्प्लॉय से मिलवाते हैं, दूसरे टीचर से मिलवाते हैं, और फिर आपको जो है वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। सारी पॉलिसीज़ वगैरह बता रहे होते हैं कि भाई ये सारी पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो दैट इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज जब कोई आपको काम सिखा रहा होता है, आपका कोई सीनियर एम्प्लॉय जो आपको काम करके सिखा रहा होता है, काम करके दिखा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन ऑपरेटर है, वो सीनियर मशीन ऑपरेटर एक जूनियर मशीन ऑपरेटर को सिखा रहा है कि किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसकी जब एम्प्लॉयज की वर्क प्लेस के बाद जो है वो वर्क प्लेस के बाद वही कहीं वो स्पेसिफिक जगह पे जाके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। सो ऑल द ट्रेनिंग अंडरटेकन अवे फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज वर्क रिलेटेड कॉलेजेस कोर्सेज वगैरह जो है वो करवाए जा रहे होते हैं। तो यूजुअली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप काम वर्क प्लेस से बाहर जाके जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हो। सो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर अ बिजनेस। ट्रेनिंग देने से बिजनेस को क्या नुकसान होता है? ट्रेनिंग देने से नुकसान ये होता है बिकॉज ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव, तो ट्रेनिंग से में आपके पैसे जा रहे होते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ बेटर जॉब। अक्सर क्या होता है कि आप एक बिजनेस से ट्रेनिंग लेते हो, अच्छा खासा बिजनेस आपको ट्रेन करा देता है, और दूसरा बिजनेस आपको ज्यादा पैसे ऑफर कर देता है, तो आप जो है वो दूसरे बिजनेस के पास चले जाते हो। इसको यूजुअली हम लोग कहते हैं पोचिंग। Poaching is basically when well trained staff leaves the organization for a better job। तो उसने आपसे ट्रेनिंग ली, सही है, और आपसे ट्रेनिंग लेके अब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपके ट्रेनिंग देने के नुकसान है। हाउएवर अगर आप अनट्रेन एम्प्लॉयज रखोगे, मतलब अगर बिजनेस ये नुकसान से बचने के लिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ही नहीं करवाए, तो मसला क्या आ सकता है? मसला ये आ सकता है कि द कॉस्ट ऑफ नॉट ट्रेनिंग द एम्प्लॉय इज सब्सटैंशियल बिकॉज अनट्रेन एम्प्लॉयज विल बी लेस प्रोडक्टिव एंड लेस they will be less able to do variety of tasks। that means they will be inflexible और unsatisfactory customer service भी देंगे, जिसकी वजह से कस्टमर भी आपके पास फिर वापस नहीं आएगा। there will be no returning customers। एक्सीडेंट्स आर लाइकली टू अकर। एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई हेयर सैलून खोला हुआ है और वहाँ पे अनट्रेंड बार्बर्स रखे हुए हैं, तो कोई भी जो है वो कटिंग करते हुए कट कर सकता है, कोई गलत बाल काट सकता है कस्टमर्स के। तो यूजुअली फिर कस्टमर सर्विस इससे ख़राब होती है और एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। कोई मशीन आपने और नई लेकर आए हो मशीन, और वर्कर्स को आपने ट्रेन नहीं करा, तो वो नई मशीन जो है वो वर्कर्स को हर्ट कर सकती है। वर्कर्स जो है वो जो है वो इंजर हो सकते हैं उस मशीन को इस्तेमाल करते। And thirdly, without being pushed to achieve a higher standard or other skill, workers may become bored and demotivated। अब अगर ट्रेडिंग से क्या होता है? ट्रेडिंग से आप वर्कर की स्किल लेवल बढ़ाते हो और वर्कर को पुश करते हो कि वो ज्यादा बेहतर काम करे। लेकिन अगर वर्कर को आप ट्रेन ही नहीं करवा रहे, तो वर्कर जो है वो क्या हो जाता है? बोर और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार हमें तो इतना आसान काम देके हमसे यही काम करवा रहे हैं, इतना बोरिंग काम है ये, और हमसे कोई ट्रेनिंग वगैरह करवा के हमें कोई एक्स्ट्रा काम, कोई एडिशनल काम नहीं करवा रहे। सो द वर्कर्स माइट गेट बोर्ड एज वेल। फिर उसके बाद एचआर का एक और काम होता है, दैट इज टू कीप अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स। आपका एचआर डिपार्टमेंट का ये भी काम होता है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कफोर्स है ना, उसके बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स टू हैव गुड रिलेशंस अमंग देम। क्योंकि अगर मैनेजमेंट और वर्कफोर्स का फड्डा होगा तो काम कौन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सो ये हाउ विल बी द वर्क डन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स रिलेशन। तो एचआर डिपार्टमेंट की एक और काम, एक और जिम्मेदारी ये होती है कि दे शुड मेक श्योर दैट द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स हैव गुड कॉपरेशन अमंग देम। तो if they have good cooperation then there will be fewer strikes वगैरह नहीं होंगी, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगी आपकी। काम जो है वो आपका लूज नहीं होगा, काम अच्छी तरीके से होता रहेगा अगर मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के अच्छे रिलेशनशिप होंगे। इट विल बी मच इजियर फॉर द मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस द चेंज। आपको मैनेजमेंट को कोई भी चेंज लेकर आना है, टाइमिंग चेंज करनी है, काम करने का तरीका चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वर्कर उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। सही है, वर्कर उसको अगेंस्ट रिबेलियस नहीं होगा। And the contribution of the workforce is likely to be recognized by the management and the pay levels and other benefits might reflect this। तो यूजुअली अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी कि उनको भी जो है वो एम्प्लॉयज को रिकग्निशन देनी चाहिए, एम्प्लॉयज को जो है वो रिकग्नाइज करें, एम्प्लॉयज को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करें। तो ये आपका एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉयज का, आपके मैनेजमेंट का काम होता है। एक मिनट बच्चों।
फिर उसके बाद यूजुअली होता ही है कि कुछ कुछ जगहों पे जो है वो ट्रेड यूनियंस भी क्रिएट होती है। अब ट्रेड यूनियंस क्या होती है? ट्रेड यूनियंस आर बेसिकली यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कफोर्स। तो कहीं कहीं जो है वो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके ट्रेड यूनियंस क्रिएट होते हैं। देयर आर वेरियस रीजन फॉर अ वर्कर टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन करता है वर्कर? बिकॉज ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंस पावर थ्रू सॉलिडारिटी। पावर थ्रू सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब यूनियन एक्शन लेता है तो सब एक साथ मिलकर एक्शन लेते हैं। तो अगर एक बंदा स्ट्राइक पे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1000 बंदे स्ट्राइक पे जाएं तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो पावर थ्रू सॉलिडारिटी, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एक्शन होता है, मतलब सारा ट्रेड यूनियन मिलके जो है वो एक ही तरीके का एक्शन लेता है। डिस्प्यूट्स नहीं होते ट्रेड यूनियन में, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए एक्शन लिया जा रहा होता है। फिर यूनियंस प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। कोई एम्प्लॉय जिसको अनफेयरली डिसमिसल किया हुआ है, कोई एम्प्लॉय जिसको पुअर वर्किंग कंडीशंस मिली हुई हैं, तो उनके खिलाफ यूनियंस आवाज उठाते हैं। एंड यूनियंस पुट प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो यूनियंस जो है वो ये भी आपके एम्प्लॉयर्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं एम्प्लॉयर्स को कि भाई आप जो है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो। कि अगर मिनिमम वेज रेट 40,000 है तो 40,000 रुपए वर्कर को दो। अगर वर्किंग कंडीशंस आपने जैकेट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज प्रोवाइड करने हैं तो आप ये सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो। इफ इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट देन यू मस्ट प्रोवाइड इट। अदर और अदरवाइज द यूनियंस विल टेक स्ट्राइक्स अगेंस्ट द बिजनेस। तो बेसिकली क्या होता है कि यूनियंस जो होती हैं, यूनियंस बन तो जाती है, और जो मैनेजमेंट है वो भी अलाउ कर देती है यूनियंस को बनना। क्यों? क्योंकि यूनियंस के थ्रू आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, आप क्या करते हो? आप यूनियन से बार्गेन कर लेते हो, यूनियन से बात कर लेते हो। तो अल्टीमेटली आपको हर किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से बात नहीं करनी, बल्कि आप एक यूनियन को बॉडी बना देते हो, जो कि यूनियन होती है, जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और फिर आप डायरेक्टली उनसे बात करते हो, और उनसे जो आपके नेगोशिएशंस होते हैं वो पूरी यूनियन पे अप्लाई होते हैं, मतलब हर एक वर्कर पे वो अप्लाई होगा। तो employers can negotiate with one trade union officer rather than with individual workers। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि एक साथ आप सबके साथ बातचीत कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर्स को यही फायदा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक यूनियन के ऑफिसर, एक यूनियन के लीडर से बात करके जो है वो मामला खत्म कर सकते हैं, रादर देन इंडिविजुअली टॉकिंग टू ईच एंड वर्कर। यूनियन ऑफिशियल्स कैन प्रोवाइड अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर विद द वर्कर्स। अब अगर यूनियन आप मैनेजमेंट अगर यूनियन क्रिएट करने दे रहा है तो वो इसलिए भी यूनियन क्रिएट करने देता है कि कम्युनिकेशन आसान हो जाती है वर्कर से। आपको कोई भी बात कम्युनिकेट करनी हो वर्कर्स को तो आप क्या करो, यूनियन को बता दो, यूनियन का लीडर आगे कम्युनिकेट कर देगा। Thirdly, unions can impose discipline on members who plan to take hasty industrial actions। अक्सर क्या होता है कि एम्प्लॉयज कभी कभार बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और वो बोलते हैं हम तो फैक्ट्री को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यूजुअली यूनियन इस चीज को कंट्रोल कर लेती है। यूनियन बोलती है कि भैया आप लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, बातचीत करके हम लोग मामले को रिजॉल्व करेंगे। तो जो जज्बाती वर्कर्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए आपका यूनियन इम्पोज करता है डिसिप्लिन प्रोसीजर्स। And fourth is the growth of responsible partnership। Union has given employers a valuable forum for discussing issues of common interest and making new workplace agreements। तो यूजुअली क्या होता है कि दुनिया भर में अब क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि यूनियंस वगैरह जो हैं वो अब इस पे बातचीत कर रही हैं। और यूनियंस जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बेसिकली क्रिएट हो रही हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अब ट्रेड यूनियंस बाय लॉ भी जो है वो कंपलसरी हो गया कि भाई आपका लीगल लॉ है, लीगल राइट है वर्कर्स का कि वो ट्रेड यूनियंस बना सकती हैं और उनको ज्वाइन कर सकती हैं। तो ओवरऑल यूनियंस आर इंक्रीजिंग एंड एम्प्लॉय द मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर दैट कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस वगैरह मौजूद हैं, यूनियंस वगैरह बनी हुई हैं, और उनसे वो बातचीत करके मामला रिजॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली जब ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट का जब फड्डा होता है तो फड्डा जो है उसके अंदर क्या एक्शन लिए जाते हैं बाय द ट्रेड यूनियंस एंड बाय द एम्प्लॉयर्स। यूजुअली क्या होता है कि अगर कभी कभार एम्प्लॉयज की बात नहीं मानी गई, तो एम्प्लॉयज की अगर बात नहीं मानी जाती तो ट्रेड यूनियन किस तरीके का इंडस्ट्रियल एक्शन लेते हैं, किस तरीके का एक्शन लेते हैं? वो लोग पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। पहले जाके वो बातचीत वगैरह करते हैं, बातचीत से अगर कोई मसला हल नहीं होता तो वो काम को स्लो डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर का दिन में 100 यूनिट बनाने का टारगेट है, वो 50 यूनिट भी नहीं बनाएगा। वो अपने काम को पूरा स्लो डाउन कर देगा। पहले वो बोलेगा हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो, फिर हम तेजी से काम करेंगे। वर्क टू रूल, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे भाई। जितना एग्रीमेंट में काम है उतना ही काम करेंगे। वर्क टू रूल, जितना आपसे काम की एग्रीमेंट हुई है उतना ही काम करेंगे। अक्सर नहीं होता कि एम्प्लॉयज जो है वो नाराज हो जाते हैं मैनेजर से
तो वो बस 8 घंटे ड्यूटी है, तो जैसे ही 6 बजते हैं, 6 1 भी नहीं होने होते, 6 बजा साइन आउट करा और चलो भाई निकल जाए। तो वर्क टू रूल। ओवर टाइम बैंस, ओवर टाइम नहीं करेंगे भाई। जितना काम, जितने नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास अलोकेटेड हैं, हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे। तो ओवर टाइम बैन लगा देते हैं। और फिर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, काम बिल्कुल ही रोक देते हैं, आते ही नहीं है ऑफिस, स्ट्राइक लगा दी। करना है जो कर लो, हम लोग तो काम करने नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर कभी कभार इंडस्ट्री यूनियन को एक्शन लेना भी होता है, तो इस तरीके के एक्शन यूनियंस ले रहा होता है। ऑन द कॉन्ट्री कभी कभार एम्प्लॉयर्स भी जिद्दी हो जाते हैं, एम्प्लॉयर्स भी बोलते हैं भाई आपको काम करना है करो, नहीं करना नहीं करो। सो यूजुअली क्या होता है कि मैनेजमेंट भी कुछ इंडस्ट्रियल एक्शंस लेती है। तो एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट क्या इंडस्ट्रियल एक्शन लेती है कि पहले तो वो बातचीत करती है, बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करती है। बातचीत नहीं रिजॉल्व होता इशू, तो पीआर का इस्तेमाल करती है, पीआर कैंपेन्स इस्तेमाल करती है, मिनिस्टर्स वगैरह की, गवर्नमेंट की हेल्प लेती है इन ऑर्डर टू कन्विंस द वर्कर्स। अगर ये भी नहीं चलता, फिर थ्रेट्स ऑफ रिडंडेंसीज देती है कि भाई हम आपका डिपार्टमेंट बंद कर देंगे, हम आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो आप फिर कहाँ काम करोगे। तो रिडंडेंसीज वगैरह की धमकियां देती है। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर देती है कि भाई आपका जितना भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट था हम उसको डिसमिस कर रहे हैं, और जो भी वर्कर अब काम करना चाहेगा वो नए कॉन्ट्रैक्ट पे, हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेगा। तो इस तरीके से वो कर देती है। या फिर एम्प्लॉयर बोल देता है लॉकआउट लगा दो, नहीं करना काम, स्ट्राइक पे जा रहे हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी दूसरी फैक्ट्रियाँ चलनी है, दूसरी फैक्ट्री से हम काम बढ़वा देंगे, और वहां से हम जो है वो अपना डेफिसिट मेंटेन कर लेंगे। आपको नहीं काम करना, आप फैक्ट्री पे ताला लगा दिया है, आप जाओ, जब दिल करे फैक्ट्री आना, ताला खोलना और काम करना शुरू कर देना। तो इस तरीके से लॉकआउट, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ना आपके ट्रेड यूनियन के एक्शन से, एम्प्लॉयर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। एम्प्लॉयर बोल रहा है कि काम करना है करो, नहीं करना चलो भाई घर जाओ, कोई मसला नहीं है, हम लोग जो है वो फैक्ट्री बंद कर देंगे, सही है, आप लोग दूसरी जगह जॉब ढूंढ लें। तो इस तरीके से जो है वो आपका एम्प्लॉयर भी कभी कभार एक्शंस ले लेता है। तो देखें, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों का नुकसान है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी नुकसान है कि उसके बिजनेस को भी प्रॉफिट लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, उसके कस्टमर्स भी जो है वो नाराज होना शुरू हो जाएंगे, और एम्प्लॉयज को भी नुकसान है कि उनकी भी नौकरी जा सकती है, उनके भी पैसे जो है वो उनको नहीं मिलेंगे। तो यूजुअली ट्रेड यूनियंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो है वो डिस्प्यूट्स नहीं आए, और इकोनॉमी को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचे। तो दिस वाज द HRM चैप्टर। सो ये चैप्टर नंबर 10। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क मी, अभी आप मुझसे पूछ लें।